भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। तुम्हारा नाम क्या है? इसने सीना तान करके आंख उठा करके जोर से बोला, आजाद। पिताजी का नाम क्या है? स्वतंत्रता। घर कहां है? जेल खाना। आज तो अंग्रेज पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, किंतु मैं अंग्रेज पुलिस को चेतावनी देता हूं, आज से मैं भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर रहा हूं और मैं आजाद हूं। मेरा नाम आजाद है, आजाद ही रहूंगा। कोई मुझे कभी भी पुलिस गिरफ्त नहीं कर सकती। बेटा, तुम्हारी मां बहुत रो रही है, घर चल। पर क्या आप जानते हो, अपनी जो ये भारत माता है ना, ये भी रो रही है। क्या इसकी करुण पुकार सुनाई देती है? ये करा रही है। परतंत्रता की बेड़ियों में इसको जकड़ लिया गया है। कौन मुक्त कराएगा? हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघ पोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। आज हम जिस एक महापुरुष के संदर्भ में चर्चा करेंगे, वो नाम से तो सर्वविज्ञ है। अगर भारतवर्ष में किसी से भी पूछा जाए कि कोई क्रांतिकारियों में शिरोमणि जो लोग हुए हैं, उन लोगों के नाम अगर आप बता सकते हो तो बताओ, तो लोग सहज ही बता पाएंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों की युगल जोड़ी ये बहुत लोकप्रिय हुई और उस कालखंड में भी ऐसा विवरण और वर्णन मिलता है कि उस समय के समस्त राजनेताओं से भी अधिक इनकी लोकप्रियता हो गई थी। आज चंद्रशेखर आजाद से चर्चा शुरू करेंगे। 2-3 एपिसोड तक चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इनकी सारी मित्र मंडली, उनके संदर्भ में, क्योंकि ये क्रांति के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। स्वर्णिम पृष्ठ जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया, डर गई, थर्रा गई। उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स जितने यहां थे, बड़े बड़े लोग यहां थे, उनके घरों तक इस क्रांति की आग चली गई। चंद्रशेखर आजाद यूं तो सब जानते ही है। उनका नाम सुनते ही उनका फिजिक भी अपनी आंखों के समक्ष आ जाता है। जनेऊधारी, माउजर, पिस्तौल लगाए हुए, एक हाथ से मूंछों पर ताव देते हुए, बड़ा भारी शरीर, छवि ध्यान में आती है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में हुआ।
और 1931 में उन्होंने स्वयं अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल तान करके अपनी यही लीला समाप्त कर दी। 25 वर्ष का ये जलजला है, 25 वर्ष केवल। 23 जुलाई 1906 को अभी का जो मध्य प्रदेश है उसका जो झाबुआ जिला है, पहले वो अलीराजपुर रियासत हुआ करती थी, वहां का भावरा गांव, उस गांव में एक व्यक्ति सीताराम जी तिवारी आए। उनके पहले से ही एक लड़का था, बदरका में जब वो नौकरी करते थे तो वहां हो गया था, सुखदेव नाम है उसका। वो और उनकी पत्नी जगरानी देवी आए और बड़े आराम से वहां उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। उनकी उसके बाद में 4 संतानें भी हुई, पर वो जीवित नहीं रहे। इसके कारण से ये पति पत्नी दोनों उदास रहने लगे। महादेव के मंदिर में जाकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की, हे महादेव, तुम हम पर कृपा कर, पुत्र जीवित नहीं रह रहे, कोई ऐसा पुत्र दे जो जीवित रहे। एक दिन कहते हैं कि सीताराम जी तिवारी और उनकी पत्नी घर के बारामदे में बैठे हुए थे, तो इतने में कोई एक साधु आया और साधु आकर के कहने लगा कि बाबा कुछ भिक्षा मिलेगी। भिक्षा लेकर के आए। उस साधु ने इनका चेहरा देखा, उदास कैसे हो भाई, घर में तो सब खुशहाली दिखाई दे रही है। तो फिर इन्होंने अपनी व्यथा कथा कही। 4 संतानें हुई थी, चारों चली गई, कोई जीवित नहीं रहा। तो हंस करके कहने लगा, साधु चिंता मत करो, महादेव खुद आएंगे और ऐसा लड़का होगा कि तुम्हारे कुल का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा। साधु तो कह करके चला गया। थोड़े समय बाद में यही 23 जुलाई 1906 आया। जगरानी देवी की कोख से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम भी महादेव के नाम पर चंद्रशेखर तिवारी ये रखा गया। बचपन से ही बहुत ही सजग, सावधान, साहसी, चंचल, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, इस प्रकार के लक्षण वहां दिखाई देने लगे। इनके गांव के अंदर एक व्यक्ति थे, शिक्षक मनोहर लाल त्रिवेदी, जिनका जिक्र आगे भी आएगा। ये मनोहर लाल जी त्रिवेदी ने उनको घर पर शिक्षा दी। मनोहर लाल जी ने ताड़ लिया, ये कुछ अलग ढंग का बालक है। एक दिन ऐसे उनके मन में आया, जरा इसकी परीक्षा तो लें। तो मनोहर लाल जी कोई गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर बच्चे लोग गलत चीज करते थे तो उनकी पिटाई अपने पास एक डंडा रखते थे, उससे करते थे। एक दिन इन्होंने पढ़ाते समय थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया और जैसे ही गलत पढ़ाया, ये चंद्रशेखर पास में बैठा हुआ था, इसने डंडा उठाया और मनोहर लाल जी त्रिवेदी के डंडा मार दिया। एक छोटा सा बालक अपने टीचर को, गुरुजी को डंडा मारे, घर वाले बड़े चौकन्ने हो गए। सीताराम जी दौड़ करके आए, क्या कर दिया तूने ये? मनोहर लाल जी ने शांत किया, पूछा उसको, बेटा तुमने डंडा क्यों मारा मुझे? गुरुजी, आप जब हम गलत करते हैं तो आप डंडा मारते हो कि नहीं? आपने गलत बोला तो आपको भी डंडा पड़ना चाहिए ना, न्याय तो सबके लिए समान है ना। मैंने देखिए आप उनकी दृष्टि, न्याय तो सबके लिए समान है। एक छोटा सा बालक होकर के भी उसके मन में किस प्रकार की भावना पैदा होती है। एक विशेष बात और, इतने ऊर्ध्वंगी, इतने साहसी थे कि गांव के बाहर एक बड़ा भूतहा तालाब था, पोखर, वहां कोई जाता ही नहीं था। शर्त लग गई बच्चों में, रात के समय ये जाने लगे तो बच्चों ने रोका, जिद पर अड़ गए, ये तो जाके आ गए। दिए सिलाई को एक साथ दीपावली के समय में जला दिया, हथेली जल गई, कोई परवाह नहीं। माने निडरता, साहस, ये गुण बचपन से ही इनके अंदर थे। पढ़ने की ललक थी। अपने पिताजी और माताजी को इन्होंने बहुत आग्रह किया, काशी, वाराणसी, बनारस, ये उस समय का विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था, तो मैं वहां जाकर के संस्कृत पढ़ना चाहता हूं। वहां का मोह था बच्चे में।
छुट्टी नहीं थी। अंततो गत्वा 13-14 साल की उम्र के अंदर इन्होंने गृह त्याग कर दिया और भाग करके बनारस चले गए। चिट्ठी लिख के गए, मैं गलती कर रहा हूं, घर छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे क्षमा कर। यह अक्षम्य अपराध है। मैं आप दोनों का मेरे प्रति जो अनन्यतम प्रेम है उसको भी समझता हूं, जानता हूं, पर आप जानते हो अशिक्षित रहना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मैं शिक्षित होने के लिए, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनारस जा रहा हूं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं घर लौट करके आऊंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा। आपका चंद्रशेखर। चला गया। यह कालखंड है 1906 से 14 साल की उम्र का, मतलब 19-20 का कालखंड है। बनारस में जाने पर चंद्रशेखर आजाद को मालूम पड़ा कि अपने देश में अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, गांधी जी काम कर रहे हैं। बनारस में मालूम पड़ा। और जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोलियां बरसा करके निहत्थे 2000 लोगों को मार दिया है। कोई रोलेट एक्ट आया है जिसके अंतर्गत किसी को भी उठा करके जेल में डाल सकते हैं, उस पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं। युवा थे, 14 साल का किशोर, पर इसने इसके खून में खलबली मचा दी। इनको लगने लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्या करें। एक दिन ये कहीं जा रहे थे तो देखा कुछ लोग रोलेट एक्ट के विरोध में धरना देकर के बैठे हुए हैं। तो पुलिस आ गई वहां। एक अधिकारी ने आकर के वहां आज्ञा दी, लाठीचार्ज। लाठियां लेकर के पुलिस वाले बेचारे लोगों पर पिल पड़े। छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, उनको भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। ये देख रहा था, खून खोल गया। इसकी नजर उस सैनिक, उस अंग्रेज ऑफिसर पर गई जिसने कहा था लाठीचार्ज। पास में से एक बड़ा सा अच्छा ढंग का पत्थर उठाया और निशाना साध करके उसके सिर पर मार दिया। धड़ाम, नीचे गिर गया और ये भाग गया। कुछ पुलिस वालों ने देखा था इसको, टिक्की वाला बालक, गोरा सा, मोटा सा, ये भाग गया, पकड़ में नहीं आया। पुलिस ने पूरे शहर को, बनारस को छावनी बना दिया। एक छोटे बच्चे को पकड़ना है, देखिए। वहां से इनकी धरपकड़ शुरू हुई। छात्रावास में रहते थे। इनके कमरे में गए तो लोकमान्य तिलक, गांधी जी, उनके फोटो लगे हुए थे। तिलक लगा हुआ देख करके बालक को पकड़ लिया और ले जा करके शाम के समय में थाने में फिट कर दिया। अब ये थाने में फिट हुए महाशय। थानेदार जाकर के अपने कमरे में रेस्ट करने लगा। सर्दी के दिन थे। उसने सोचा ये बालक तो कुछ पहन के आया ही नहीं है, ये तो रात में ठिठुरा करके ठंडा हो जाएगा। जाकर के देखे तो सही। ये जाकर के देखने लगे तो देखा क्या, उठक बैठक निकाल रहे हैं, कपड़े खोले हुए हैं, लंगोट लगाई हुई है और शरीर पर से पसीना पसीना हो रहा है। ऐसी भयंकर ठंड में पसीना पसीना हो रहा है। उसको पसीना पसीना होते देखकर थानेदार साहब का पसीना निकल गया। डर के मारे भाग गए अपने कक्ष में। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट भी नया नया आया था, उसका नाम था खैर फाट। उसने बच्चे को देखा, थोड़ी सी दया भी आई, पर वो बड़ा क्रूर था। उसने अनेक लोगों को सजाएं दी थी। पूछा इसको, तुम्हारा नाम क्या है? इसने सीना तान करके, आंख उठा करके जोर से बोला, आजाद। ये घबरा गया। खैर फाट क्रूरतम सजाएं देने में माहिर व्यक्ति, पर आजाद के मुंह से जब, चंद्रशेखर के मुंह से जब आजाद नाम निकला, सिहरन पैदा हो गई इसके शरीर। पिताजी का नाम क्या है? स्वतंत्रता। घर कहां है? जेल खाना। कांप गया ये। अपनी झेप बुझाने के लिए इसने 15 बैत इसको मारो नंगा करके सजा दे दी। 14-15 साल का बालक। कपड़े खोल दिए गए। गंडा सिंह करके उस समय में जेलर हुआ करता था, उसने जल्लाद को बुलाया और कहा, लगाओ साले के 15 बैत।
भैंस ऐसी होती थी, पानी के अंदर भिगोई हुई, पीठ के ऊपर एक पड़ जाए तो चमड़ी लेकर के ही उधड़ती थी। इसके दोनों हाथ बांध दिए गए और इसकी पीठ के ऊपर मार पड़ना शुरू हुई। जल्लाद ने अपनी पूरी ताकत लगा करके इसकी पीठ के ऊपर धड़ाम, जैसे ही एक मार पड़ी, गंडा सिंह सोचने लगा ये तो तमाम हो जाएगा, पर इसने देखा उस बालक के चेहरे पर शिकन नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो उत्साहित है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और दोनों मुठियां ऊपर है तो मुठियां और भींच करके बोल रहा है, भारत माता की जय। किंतु पीछे पीठ का हाल यह था, चमड़ी उधड़ गई थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर मार के साथ उसका आवेश बढ़ता जा रहा था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब सोचिए, 15 बेंतों की मार से उसकी पूरी की पूरी पीठ छलनी हो गई, मांस के लोथड़े निकलने लगे, खून की बौछारों से आसपास सारा इलाका सन गया। यह बालक मुस्कुराता रहा, कोई शिकन नहीं। बाहर लोगों को मालूम पड़ा कि एक छोटे से बालक को, जिसने अपना नाम आजाद बताया है, बेंतों की मार पड़ रही है। बाहर लोग आकर के जोर से बोल रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये बाहर आया, इसको कंधे पर चढ़ बिठा दिया, जुलूस निकाला गया, सभा हुई। आजकल आप लोगों ने जहां काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का सारा इलाका नया वैभव के साथ में उठ करके खड़ा हुआ है, वो देखा है। वो ज्ञान व्यापी गली कहलाती थी किसी समय में, क्योंकि उसके पीछे एक मस्जिद है। औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया था, ज्ञान व्यापी मस्जिद बोलते हैं, इसलिए उस मोहल्ले का नाम भी ज्ञान व्यापी हो गया। उस मोहल्ले में वो रहता था, वहां सभा हुई। संपूर्णानंद जी, श्री श्री प्रकाश जी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता लोग भी आए, देखने लगे ये बालक क्या है। और उस बालक ने भरी सभा में घनघोर प्रतिज्ञा की, आज तो अंग्रेज पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, किंतु मैं अंग्रेज पुलिस को चेतावनी देता हूं, आज से मैं भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर रहा हूं। और मैं आजाद हूं, मेरा नाम आजाद है, आजाद ही रहूंगा, कोई मुझे कभी भी पुलिस गिरफ्त नहीं कर सकती। गड़गड़ाहट से तालियों की सारा आकाश गुंजायमान हो उठा। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गगनभेदी स्वर में गूंजने लगे। इनके पिताजी को मालूम पड़ गया, सीताराम जी को, अखबारों में पढ़ा। अब ये चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद हो गए, पंडित चंद्रशेखर आजाद। पिताजी आ गए और पिताजी ने आकर के इनको कहा, बेटा तुम्हारी मां बहुत रो रही है, घर चल। एक छोटा सा 14-15 साल का बालक अपने पिताजी को क्या समझाता है? वो कहता है, पिताजी आपकी बात सच है, मां रो रही होगी मेरे बिना, मां रो रही होगी मेरे बिना, पर क्या आप जानते हो अपनी जो ये भारत माता है ना, ये भी रो रही है। क्या इसकी करुण पुकार सुनाई देती है? ये करा रही है, परतंत्रता की बेड़ियों में इसको जकड़ लिया गया है। कौन मुक्त कराएगा? कौन मुक्त कराएगा? मैंने ये बीड़ा लिया है, मैं कराऊंगा। मैं मेरे युवा साथियों को तैयार करूंगा, मैं अंग्रेजों का विरोध करूंगा, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दूंगा। देश सेवा का व्रत है, भारत माता का व्रत है। एक मां का सवाल नहीं है, यहां हजारों लाखों माएं, उनका सवाल है। पिता आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं अपने इस छोटे से बच्चे को, कितनी बड़ी बातें बोल रहा है ये। कुछ कह नहीं पाए वो बेचारे, कुछ कह नहीं पाए। समझ गए उसकी मनसा, उसकी भावना। हाथ जोड़ करके खुद पिताजी अपने बेटे को हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूं, मैं बात समझ गया हूं सब, अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा, अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा।
चले गए। 4-5 साल के बाद में उनका बड़ा भाई सुखदेव निमोनिया के कारण से वो मारा गया, और कुछ समय के बाद में इनके पिताजी को भी दिल का दौरा पड़ा, वो भी चल पड़े। इनकी मां, इकलौती मां जगरानी देवी, आगे बताया जाएगा जगरानी देवी ने क्या कैसे आगे का समय बिताया। यहां से चंद्रशेखर आजाद पर नजर पड़ी क्रांतिकारियों की। बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। सचिंद्रनाथ सान्याल जेल से छूट करके आए थे। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह के साथ मिलकर के उन्होंने नया क्रांतिकारी दल गठन कर लिया था। उस दल में इनको भी शामिल कर लिया, उस दल में इनको भी शामिल कर लिया। खूब डकैतियां डाली, अच्छे मोटे ताजे थे। क्रांतिकारी दल के पास पैसा तो था नहीं, इधर उधर डकैतियां डालने के लिए गए। एक घर में गए थे तो एक दूसरा व्यक्ति इनको उस घर से दूसरी जगह लेकर के गया कि एक बहुत बड़ा सेठ है, उसके घर पर डाका डालो, उसके पास बहुत पैसा है। ये सब लोग वहां पहुंचे तो जो लोग, लड़का जो लेकर के गया था वो उनके घर की एक युवा लड़की को छेड़ रहा था। इसकी माउजर पिस्तौल इनके पास में थी और इन्होंने निशाना साधा, धाए उसको वहीं ढेर कर दिया। पैसे लेकर के आ गए। डकैतियों से बहुत कम पैसा मिल रहा था, काम चलता नहीं था, संगठन फैल रहा था, जगह जगह पर संगठक नियुक्त हो रहे थे, सब लोग फाका मस्ती कर रहे हैं, खाने को तो कुछ मिलता नहीं था। उनकी व्यवस्थाएं कैसे करें? एक दिन एक मीटिंग के अंदर रामकृष्ण खत्री ने बोला कि पास में गाजीपुर है, वहां एक संत है, साधु, उसका मठ बहुत बड़ा है और उनके पास पैसा भी बहुत है। अगर उत्तराधिकारी नहीं है, कोई चला जाए उसके पास में रहे तो काम बन सकता है। तो चंद्रशेखर को भेज दिया। बड़ी मुश्किल से ये गए, वहां जाकर के रहे, 2-3 महीने रहे, पर वो तो ठीक हो गया, मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मनमंथनाथ गुप्त वगैरह जाकर के देख करके आए, कहने लगे ये तो हमारे क्रांतिकारियों का अड्डा बनने लायक स्थान है। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर ने हाथ जोड़ के कहा मुझे निकालो यहां से, मैं अब यहां नहीं रह सकता, मैं फड़फड़ा रहा हूं। अंततः तो वो वहां से भाग गए। क्रांतिकारियों की एक मीटिंग में काकोरी ट्रेन डकैती, उसमें योजना बनी। आप लोगों ने पिछली बार रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान के संदर्भ में काकोरी रेल डकैती के बारे में सुना ही है। चंद्रशेखर आजाद उस रेल डकैती में साथ थे। वो जो 10 लोग का दल गया था उसमें एक चंद्रशेखर आजाद थे। उस दल के लोगों की धरपकड़ हुई, मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी और बाकी लोगों को आजीवन कारावास मिला। ये पकड़े नहीं गए महाशय। देखिए, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, इसको जीवन पर्यंत इन्होंने निभाया है। वेश बदलने में माहिर थे, बातें करने में माहिर थे, पुलिस को चकमा देने में माहिर थे। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कांपते थे। उनको गिरफ्तार करने के लिए जिस किसी पुलिस अधिकारी को कहा जाता था वो इनकार कर देता, थक जाता था, हार जाता था। ये इस काकोरी के मुकदमे में गिरफ्त नहीं हुए तो ये कहां रहे? तो 1925 के बाद में ये झांसी के पास में एक स्थान है ढिमरपुरा, वहां रहे। एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर दिया, एक गुटका ले लिया रामायण का, रामायण की कथा सुनाते और व्यायाम करते, आसपास से गोचरी करके भिक्षा ले आते, ऐसे काम चलने लगा। लोग बाग बहुत मानने लगे इनको। वहां उस ढिमरपुरा गांव के एक बहुत बड़े नंबरदार थे, उन्होंने तो अपने घर में इनको रखने की आग्रह किया। ये उनके घर में रहने भी लग गए। इनको लगा कि लोग बाग आ रहे हैं, जनता आ रही है, वो कुछ मेरे से अन्य अपेक्षाएं लगा करके बैठी है। तो उनको साफ कह दिया, मैं साधु नहीं हूं, मैं तो सामान्य ब्रह्मचारी हूं, अपना काम करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं।
नंबरदार के 5-6 भाई थे। नंबरदार को इनका जज्बा बहुत पसंद आया, इनका चरित्र बहुत पसंद आया, इनका व्यवहार बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने घर रख दिया। वहां से ये बंदूक, उनके पास में शस्त्र थे, उसका उपयोग करते, जंगलों के अंदर अपने साथियों को बुलाते, उनको ट्रेनिंग देते। उनके घर पर रहते रहते अचानक इनको मालूम पड़ा अब यहां रहना ठीक नहीं है, ज्यादा समय रहेंगे तो पुलिस की निगाह में आ जाएंगे। तो ढिमरपुरा छोड़ करके झांसी आ गए। झांसी एक प्रकार से इनकी गतिविधियों का काफी बड़ा केंद्र बन गया। झांसी में एक मोटर कंपनी, उसके अंदर ये काम करने लगे। एक बार की बात है, ये कुछ घटनाएं ऐसी है, ये जो भगवान दास माहौर, विश्वनाथ वंशपायन, सदाशिव राव, ऐसे बड़े बड़े लोग जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 साल सजाएं भोगी है, ये झांसी की है। ये झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने ही इनको तैयार किया। बहुत कठिनाई में दिन बीते, खाने को नहीं मिलता था। ये बच्चे थे छोटे छोटे, 14-15 साल के, ये 20-21 साल के। घरों से रोटियां चुरा करके लाते, मां का छुपा करके इनको ला करके देते, जैसे तैसे करके 4 रोटी खा करके पेट भरते। एक बार भगवान दास, उनका इसका नाम, क्रांतिकारी दल में उनका नाम था कैलाश। ये हरिशंकर जी के नाम से रह रहे थे वहां, हरिशंकर। तो आकर के बोलने लगे, कैलाश ये मेरी माउजर पिस्तौल ले दो। क्या हुआ? अरे यार वहां अंग्रेज आ गए और पूरे सदर बाजार के अंदर अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को छेड़ रहे हैं। मेरे से देखा नहीं गया, मेरे से पिस्तौल निकल करके मैं उनको भून देता, पर मैं कहीं पकड़ा जाऊंगा। इस चक्कर में मैंने ठंडा होकर के तुम्हारे पास पिस्तौल रख दिया। अब आ गया हूं मैं, तुमसे बात कर ली, पिस्तौल तुम्हारे पास रखना, शाम को मैं ले लूंगा। अब मैं वापस मोटर कंपनी पर जाता हूं। किस किस प्रकार की बातें होती थी। भगवान दास माहौर ने यश की धरोहर करके पुस्तक में उनका लेख है चंद्रशेखर आजाद पर, उसमें एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी, जो बात समझने की है। ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज विरोधी गतिविधियां चला करके, बम फोड़ करके, गोली मार करके, दहशत फैला करके ये अपना सारा कारोबार चलाते हैं। ना ना ना, ये बड़े उच्च चरित्र बल के लोग हैं, ये श्रेष्ठ संस्कारित लोग हैं। झांसी के अंदर रहते समय में जितने परिवारों से, रुद्र नारायण सिंह से लगा करके ये तीनों नाम जो मैंने गिराए, इन सब के घरों के अलावा भी अनेक अनेक घरों में चंद्रशेखर आजाद माने हरिशंकर की पैठ जबरदस्त थी। हरिशंकर ने कुछ कह दिया, उनके मां बाप सब लोग हरिशंकर हरिशंकर, ठीक। कैसा व्यवहार रखा होगा, किस तरीके से उन लोगों का मन जीता होगा, कैसी अपनी वाणी पर संयम रखा होगा, कैसी जबरदस्त व्यवहार कुशलता होगी। और ध्यान रखिए, ये गहन आत्मीयतापूर्ण रिश्ता बनाने में समर्थ थे। आगे की भी जब ये नए क्रांतिकारी दल का गठन कर रहे हैं, तो इन्होंने जितने लोगों को संपर्क में लिया, उनमें से अधिकांश लोग उनकी आत्मीयता के साथ बिंद गए, जुड़ गए, एक मेक हो गए। कुछ लोग थे जिनमें बनावटी देशभक्ति। याद रखना मित्रों, आज के समय में भी ऐसे बनावटी लोग बहुत मिलेंगे, जिन पर तमगा देशभक्ति का बहुत बड़ा लगा हुआ होगा, पर ऊंची दुकान फीके पकवान। उनके सारे कर्म देशभक्ति के विपरीत, संगठन के विपरीत, संगठन की गतिविधियों के विपरीत होंगे। वो बनावटी लोग, कागज के फूल हैं। उनके हृदय में देशभक्ति की भावना धधक नहीं रही है। देशभक्ति का आवरण ओढ़ करके वो जीविका उपार्जन कर रहे हैं, अपना ठसका, अपना चस्का उसको पूरा कर रहे हैं। इनकी पैनी नजर थी, लोगों को पहचानते थे, उनके बारे में बोलते भी थे। कुछ लोग भी इनको बोलते थे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है।
उन सब के साथ मिलकर के इन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। पर जब राम प्रसाद बिस्मिल इन चारों को फांसी हो गई, इनके मन को बहुत ठेस पहुंची, मन नहीं लग रहा था। इनको लगा अब दक्षिण में जाकर के कुछ संगठन का काम करना चाहिए। ये वहां से मुंबई चले गए। मुंबई में रहे, वहां जहाजों पर इन्होंने कुलीगिरी वगैरह भी की है। वहां से किसी ने इनको कहा, तुम यहां कहां फंसे हुए हो, तुम जाओ रत्नागिरी में सावरकर जी है, उनसे मिलो, सावरकर जी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। सावरकर जी के पास गए, अपनी व्यथा कथा को उनके सामने रखा। सावरकर जी ने कहा, लोग आएंगे जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उन लोगों ने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उनका बलिदान हो गया। हम है ना आज, हम है ना आज। काम बंद थोड़ी हुआ है, अंग्रेज देश छोड़ करके थोड़ी गए। अंग्रेजों को खदेड़ना ये लक्ष्य तो अधूरा पड़ा है। योग ऐसा बना, उस समय भगत सिंह रत्नागिरी में सावरकर जी से उनकी जो पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता समर, उसको छापने की अनुमति लेने के लिए आए हुए थे। वहां चंद्रशेखर और भगत सिंह का मिलन हुआ, वहां दोनों के बीच में चर्चा हुई, सावरकर जी का मार्गदर्शन मिला और ये वापस आए और इन्होंने एक नया क्रांतिकारी दल गठन किया। पूरे देश भर के अंदर बिखरे हुए क्रांतिकारियों को एकत्रित किया। दिल्ली, लाहौर, कानपुर, झांसी, बनारस, ये सब इनके क्षेत्र बन गए। और देखते ही देखते कितने लोग शामिल हो गए, बंगाल से भी, दक्षिण से, पूना से राजगुरु, सुखदेव, बड़े बड़े लोग सारे एकत्रित हुए और इन लोगों ने मिलकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाना निश्चय किया। 1928 का समय, भारतवर्ष को आजादी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए, इसके लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं, क्योंकि साइमन नाम का व्यक्ति उसका अध्यक्ष था। वो साइमन आया, साइमन के विरोध में पूरे देश भर के अंदर साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, धरने, जुलूस लोग निकाल रहे हैं। लाहौर में जब साइमन कमीशन पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और उसने रेलवे स्टेशन पर ही उनको रोक दिया। अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, जा नहीं पा रहे, जुलूस उग्र होता जा रहा है, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स वहां खड़े थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की ओर अंगुली उठाई और कहा, यह है लीडर, इसको मारो। उसको पकड़ करके लाया और लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों की जबरदस्त वर्षा की। बूढ़ा शरीर, लाठियों की वर्षा जानलेवा साबित हुई। 17 नवंबर को लाला जी का स्वर्गवास हो गया। क्रांतिकारी दल की बैठक मतंग मोहल्ले में हुई। उन्होंने कहा, हम लोग उसमें शामिल थे, हमने अपनी आंखों से देखा, स्कॉट और सैंडर्स के कहने पर लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय का बलिदान हो गया। पूरा देश थू थू कर रहा है। लाला जी की बलिदान का कोई बदला नहीं लिया जाएगा? लेंगे। योजना बनी, 4 लोग तय हुए। जय गोपाल, ये आगे जाकर के पुलिस का गवाह बन गया है। ये और फणींद्र घोष, इन 2 लोगों के कारण से ये जो घटना घटने जा रही है इसका पता पुलिस को चलता है। ये कमजोर आदमी है, शेखर भी जानते थे, भगत सिंह भी जानते थे। यहां चंद्रशेखर का नाम
अंदर का बलराज हो गया और भगत सिंह का नाम रणजीत। वो अलग से ले जाकर के रणजीत को बोलते भी है, रणजीत जयगोपाल डाउटफुल, इसकी जगह किसी और को ले लो, सुखदेव को ले लो, अन्य किसी को ले लो। उनका नहीं, ये जानता है यहां स्कॉट और सैंडर्स को, इसलिए इसको लेना ठीक रहेगा। योजना बनी। 15 दिसंबर के दिन डीएवी कॉलेज के पास में पुलिस सुप्रिटेंडेंट का ऑफिस था और वहां से शाम के समय में निकलेगा, स्कॉट को हम गोली मारेंगे। तो जयगोपाल को जिम्मा दिया, साइकिल लेके जाओ, साइकिल खराब हो गई, नीचे बैठना और नजर रखना, जैसे वो आए तुम इशारा करना, रुमाल गिरा देना, पता चल जाएगा। चंद्रशेखर आजाद भी गए, राजगुरु और भगत सिंह। ये जो राजगुरु है ना, ये एक ऐसा बिरला आदमी है, इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। ये भगत सिंह से देशभक्ति की ज्वेलसी करता है। मैं पहले फांसी पर चढ़ूंगा, मैं देश के लिए मरूंगा, मैं देश के लिए कुछ काम करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं गोली लगाऊंगा। योजना बन गई, पहुंच गए। जयगोपाल ने इशारा किया, भगत सिंह और राजगुरु आगे आए और जैसे मोटरसाइकिल के ऊपर स्कॉट नहीं आया, गलती जयगोपाल से हो गई, सैंडर्स आया था डिप्टी का। तो इन्होंने सैंडर्स को राजगुरु ने आगे बढ़ करके गोली मार दी। गोली मारते ही वो धड़ाम नीचे गिर गया। भगत सिंह आगे आया, 4-5 दाएं दाएं करके गोली मार दी, खत्म हो गया। ये दोनों भागे, पकड़ो पकड़ो, अफरा तफरी मच गई। फर्न नाम का ट्रैफिक इंस्पेक्टर था, वो पीछे भाग रहा था। चंद्रशेखर आजाद को रोकने की जिम्मेदारी थी, चंद्रशेखर आजाद ने फर्न को गोली मार करके खत्म कर दिया। एक चानन सिंह करके कांस्टेबल, वो पीछे भागने लगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, क्यों, जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हारे को, क्यों भाग रहा है? नहीं माना वो, पदोन्नति मिल जाएगी, पैसा मिलेगा, पकड़ लेता हूं मैं। वो भी शेखर की गोली का शिकार हुआ, वो धाये खत्म। पूरे देश भर में खबर फैल गई, लाला जी की मृत्यु का, बलिदान का बदला लिया गया। अब पुलिस तैयार हो गई, सारे डीएवी कॉलेज को घेरा, सारी तरफ छावनी जैसा बना दिया। यही होने चाहिए, यही होने चाहिए क्रांतिकारी। सैंडर्स ने मोर्चा संभाला। वापिस क्रांतिकारियों की मीटिंग हुई, उसके अंदर विचार विमर्श चल रहा था। यहां से निकलना बहुत जरूरी है, क्या करें क्या करें। चंद्रशेखर आजाद ने एक योजना सोची, ऐसा किया जाए कि ये रणजीत जो है अंग्रेज का वेश बना ले, इनके साथ भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी और उनका बेटा सचिंद्र, वो साथ जाए। पति पत्नी के रूप में ये लोग रेल से चले जाए और राजगुरु इनके कुली के रूप में सामान उठाए। एक क्षण के लिए भगत सिंह रुके, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। उनका क्या ठीक और क्या गलत? एक अच्छे उद्देश्य के लिए हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, निकालना है। दुर्गा भाभी तैयार थी, चंद्रशेखर ने उनसे पहले बात कर ली थी। शाम के समय में रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। चंद्रशेखर आजाद साधु का वेश बना करके निकल गए। ये हैट पहने हुए आए और राजगुरु को पैसे दिए, टिकट लेकर के आओ। 2 फर्स्ट क्लास और 1 सेकंड क्लास का टिकट लेकर के आया वो, और थोड़ा सा कड़क होकर के अंग्रेजी की तरह बोलने लगा। सब लोग एकदम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सैल्यूट लगाया। चुपचाप ये जाकर के अमृतसर का टिकट लिया, जाकर के बैठ गए। लाहौर से अमृतसर पहुंच गए, अमृतसर से आगे जाकर के कोलकाता चले गए, फरार हो गए। कोलकाता से वापस कानपुर आई। कानपुर में इनकी मीटिंग हुई। कानपुर के अंदर प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जी का ऑफिस, उसके अंदर इनकी मीटिंग हुई और बातचीत चलने लगी। 1 आध महीना उधर निकला, 1 आध महीना यहां निकला। उसी समय में एक नई चीज सामने आई।
ये जो मजदूर है, ये उद्योग है, ये चाहे जब हड़ताल कर लेते हैं, इसके कारण से अंग्रेज परेशान है, इसलिए मजदूरों के ऊपर अंकुश कसा जाए, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और औद्योगिक विवाद बिल, ऐसे 2 बिल लेकर के आए। वायसराय इरविन वो उसको पास करवाना चाहता था असेंबली में 9 अप्रैल को 1929 को असेंबली में। तो वहां भगत सिंह ने बोला हम इसका विरोध करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने बोला असेंबली के चारों तरफ से घेर लो और गोलीबारी करके उसको भून दो। भगत सिंह मुस्कुरा करके कहने लगे कि पंडित जी, इस बार हम भी गांधी जी का प्रयोग करेंगे। गांधी जी का प्रयोग? अहिंसा का प्रयोग। हम क्रांतिकारी लोग हैं। तो हम क्रांतिकारी नियत थे, गरीब सामान्य जनता उनको थोड़ी मारते हैं। हम तो जो कातिल अंग्रेज होते हैं उनको मारते हैं ना। हिंसा का प्रतिकार करते हैं हम। हमारे को हिंसक किसने बनाया? गोली चलाने के लिए किसने मजबूर किया? अंग्रेज ने। योजना बन गई। चंद्रशेखर इस मत में नहीं थे कि भगत सिंह जाए। भगत सिंह ने कहा मैं जाऊंगा, साथ में बटुकेश्वर दत्त। हम सब लोगों ने वो घटना बटुकेश्वर दत्त के साथ में सुनी। असेंबली में गए। देखिए आप, ये लोग जो बम लेकर के गए थे वो मारने वाला बम नहीं था, केवल धुआं पैदा करने वाला बम था। और उन्होंने बम फेंका भी ऐसी जगह पर कि जहां कोई लोग नहीं थे, एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। माने अहिंसक बम, अहिंसा का नया तरीका, अपनी बात रखने का नया तरीका। पर्चे फेंके गए, कोर्ट में गए, कोर्ट के अंदर उन्होंने जाकर के अपनी सारी बातें रखी, अखबारों के अंदर बातें गई, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध हुआ, लोग विरोध में आए, औद्योगिक विवाद बिल का विरोध हुआ, रोकना पड़ा उनको, वो लागू नहीं कर सके। जिस एजेंडे के तहत इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, सफल हो। परंतु उधर जयगोपाल फणींद्र घोष, इसको पुलिस ने गिरफ्तार करके और अपना गवाह बना लिया सरकारी। और उनके कहने पर और धरपकड़ हुई तो सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग पकड़े गए, इनको जेल हो गई। जेल में इनकी क्या कहानी थी वो उनके साथ में आगे हम बढ़ेंगे। किंतु इधर पीछे चंद्रशेखर आजाद फिर बैठ गए, उनको धक्का लगा। एक जिस्म दो जान जैसा, 2 जान जैसा इनका खेल था। दोनों का आत्मा एक थी, दोनों साथ उठते बैठते इतना प्रेम हो गया था कि भगत सिंह को फांसी की सजा मिलेगी, इसका मतलब अपना क्रांतिकारी दल का खेल खत्म। अब क्या करें? कैलाश अपने सारे ठिकानों को हटा दो और अपने को अब नए सिरे से काम करना है। और जैसे ही फांसी की सजा डिक्लेयर हो गई कि 24 मार्च को, हालांकि 23 मार्च को एक दिन पहले ही उन्होंने उनको फांसी की सजा दे दी थी शाम को, विद्रोह के डर से, जनता न आ जाए इसलिए। जब सुना चंद्रशेखर ने तो वही भगवान दास माहौर यानी कैलाश उसको बोला, कैलाश अब भगत सिंह को तो फांसी मिल गया है, अपने को कुछ करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। क्या करना होगा कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। चंद्रशेखर आजाद, ये जो सदाशिव राव, उनको लेकर के जब ढिमिरपुरा में रहते थे, जब झांसी में रहते थे, तो मनोहर लाल जी त्रिवेदी को सूचना करके 10 साल बाद अपने घर जाके आए। मनोहर लाल जी के घर पर ही इनके पिताजी इनसे मिलने के लिए आए, सीने से लगे, दोनों पिता पुत्र रोने लग गए। दादा बोलते थे वो उनको। मनोहर लाल जी ने कहा मां माने चाची, वो भी यहीं आने वाली है, चाची भी आई, सब रोए। 5-7 दिन वहां रहे, मां के हाथ का खाना खाया। पुलिस, तहसीलदार के माध्यम से पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने इनका घर घेर लिया,
परंतु उससे पहले ये लोग निकल गए थे। पीछे शुक्ला जी करके क्रांतिकारी फंस गए थे, उन्होंने पुलिस मुठभेड़ की और उसमें वो मारे गए। इनकी मां का इनके प्रति अनन्यतम प्रेम था। इनकी मां को जब यह मालूम पड़ा कि चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, पागल हो गई थी, पता ही नहीं चलता था उसको। खाने के भी लाले पड़ गए थे, सारे लोग जेल में थे, कौन उनकी चिंता करता। और किसको मालूम, चंद्रशेखर की मां का हाल कोई पूछ ले तो पुलिस, इस डर से कोई जाता भी नहीं था। 1947 में देश जब आजाद हो गया, उसके बाद यही भगवान दास माहौर और सदाशिव उनके गांव गए, गांव से मां को लेकर के आए, मनाया उनको और झांसी में अपने घर पर रखा, अपने घर पर रखा। उनकी मां मन करके रही, पक्की ब्राह्मणी थी, इसलिए खुद अपना भोजन बनाती थी, उनके घर का, उनके साथ का नहीं खाती थी, उनको भी बना के खिलाती थी। 1951 में 22 जनवरी के दिन उनका भी स्वर्गवास हो गया। क्रांतिकारी जो लोग देश को आजाद कराने के लिए निकल पड़े, उन लोगों के घरों की क्या अवस्था हुई होगी, उनके माता पिता ने कितना दारुण दुख झेला होगा, पुलिस और अन्य लोगों ने भी उनको कितना सताया होगा, मालूम। ये जो अनन्यतम उत्सर्ग है, ये उत्सर्ग का चरम है, आत्म उत्सर्ग। भगत सिंह वगैरह तो फांसी चढ़ गए, पर उनके परिवार के लोग पल पल जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, वो चरम आत्म उत्सर्ग है देश के लिए। उन लोगों का ऋण भुलाया नहीं जा सकता, याद रखना पड़ेगा। चंद्रशेखर बनारस में किसी एक सेठ के यहां क्रांति के संगठन के पैसे रखे हुए थे, 8,000 लेने के लिए गए। वहां का एक साथी वीरभद्र तिवारी साथ लिया, जाकर के सेठ को बोला। सेठ ने कहा कि आज मेरे पास नहीं, मैं कल दे दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, कल आ जाएंगे हम। वीरभद्र तिवारी को पुलिस ने फोड़ लिया, ये विश्वासघाती निकला। इसने सवेरे जल्दी जाकर के सेठ से आधा पैसा दे दो, मैं तुम्हें मुक्त करवा दूंगा, 4,000 रुपए उनसे ले लिए सेठ से। और बाद में प्रयागराज का त्रिवेणी संगम पर सरस्वती घाट पर आकर के इनसे मिला सवेरे जल्दी और कहा कि मेरी सेठ से बात हो गई, वो आधे पैसे दे देगा और वो पैसे लेकर के अल्फ्रेड पार्क में आएगा, 10 बजे का समय दिया है, अपन वहां चलते हैं। चंद्रशेखर ने उस पर विश्वास किया, वहां पहुंच गए। अंदर जैसे ही गए और अंदर जाते ही बाहर की तरफ देखा तो बाहर सामने की तरफ पुलिस की फौज खड़ी है। ये समझ गए चक्र पड़ गया है। तो भी इन्होंने उस पर विश्वास किया कि ये विश्वासघाती नहीं है, तुम पहले निकल जाओ। उसको निकाल दिया, खुद अकेले फंसे रहे, चारों तरफ से घिर गए। निशाने के चंद्रशेखर आजाद बड़े पक्के थे। एक बार इनके मित्रों के बीच में ऐसे ही बातचीत चल रही थी और कहा कि पंडित जी आज हम आपका निशाना देखना चाहते हैं। तो दूर एक पेड़ था, उस पेड़ की ओर इशारा किया कि उसका वो जो पत्ता दिख रहा है उस पत्ते को बींदना है। चंद्रशेखर आजाद ने भी ताव में आकर के पिस्तौल चला दी। एक गोली पता नहीं गिरा, दूसरी गोली पता नहीं गिरा, तीसरी गोली पता नहीं गिरा, चौथी गोली पता नहीं गिरा। चंद्रशेखर आजाद भी दंग रह गए कि निशाना आज कैसे चूक रहा है। और उन्होंने कहा कि 5वीं गोली है, लास्ट है, अगर पत्ता नहीं गिरा तो मैं पिस्तौल चलाना छोड़ दूंगा। 5वीं गोली लगी, पत्ता नीचे गिरा, पत्ते को उठा करके लाया, देखा 5 गोलियां लगी हुई थी उसमें, 5 गोलियां लगी हुई थी उसमें। टहनी के नीचे की तरफ जब गोली लगी तब टूटा, बाकी 5 गोलियां उसमें लगी। इतने पक्के निशाने वास्ते उन्होंने चुन चुन करके एक पुलिस को वहां मारा।
पुलिस हैरान थी, अधिकारी हैरान थे। कितने लोग हैं उनको मालूम नहीं पड़ रहा था। कौन गोलियां इतनी चला रहा है, निशाने पर निशाने, एक एक ढेर हो रहा है, एक भी गोली खाली नहीं जा रही है। अब जब एक गोली बची, मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, पुलिस मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल मौजर लगाई, ट्रिगर दबा दिया, दम। पुलिस डर रही थी, गोली की कोई आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर के देखा चंद्रशेखर पड़े हुए। उनको लगा कहीं कोई चाल नहीं हो। एक साथ सारी गोलियां बरसाई गई उनके ऊपर, फायर किए गए, पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया। पुलिस ने तुरंत वहां से उसको लिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और त्रिवेणी संगम पर जाकर के उनके शव को जला दिया। लोगों को पता नहीं चलने दिया। लोगों को मालूम पड़ गया, भीड़ की भीड़ अल्फ्रेड पार्क और त्रिवेणी संगम पर जा जाकर के उस स्थान की मिट्टी ले लेकर के अपने घर में जाने लगे। गमगीन माहौल। चंद्रशेखर आजाद चला गया। उस समय का नॉट बाबर, विश्वेश्वर सिंह जैसे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी नतमस्तक हो गए। उनके मन में भी उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। एक चंद्रशेखर आजाद चला गया, न मालूम कितने लोगों के अंदर वो अपनी आत्मा के कणों को बिखेर गया होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों ने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प करके जान की बाजी लगा दी। क्रांतिकारी दल का मुखिया बलराज हरिशंकर तिवारी चंद्रशेखर चला गया। जेल में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अन्य साथियों को यह समाचार मिले कि आजाद जी, पंडित जी नहीं रहे। उन्होंने गोली मार करके अपना वचन निभाया, मैं आजाद हूं, आजाद ही था, आजाद ही रहूंगा। ऐसे श्रेष्ठतम वीरों की कहानी आज मैंने आपके समक्ष रखी है। आगे राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इनके बारे में भी अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।